मताधिकार, मैं चुनूंगा अपनी सरकार। ये सिद्ध है सच को दिखाने की, ए इंडिया तुझको आजमाने की, वो ताकत है ये बताने की, आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप रमण। वोट करेगा इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वोट करेगा इंडिया यानी जिद सच दिखाने की। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं राजनीति में वंशवाद के फलते फूलते खेप की। इस पर बात करने के लिए खास तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं न्यूज़ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की प्रबंध संपादक गीता सिंह। गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। गीता जी, एक अहम सवाल पूछना चाहते हैं आपसे कि जब देश इतनी प्रयोगधर्मी राजनीति से गुजर रहा है तो आपको क्या लगता है वंशवादी राजनीति के लिए कितनी जगह बची है? जो कुछ फैमिलीज में ही जो टिकी हुई थी, अब तो ये हर स्टेट में और बड़े और छोटे सब जगह एक इकाई की तरह दिख रही है, कॉर्पोरेट की तरह ये बनती जा रही है। गीता जी, इस दफे के चुनाव में जो आने वाला चुनाव है, आम चुनाव, इसमें कई नए चेहरे हमें देखने को मिल सकते हैं। रामविलास पासवान का पुत्र है चिराग पासवान, वो राजनाथ सिंह के पुत्र हैं पंकज सिंह, दिवंगत प्रमोद महाजन की पुत्री हैं पूनम महाजन। ऐसे कई नए चेहरे, आपको क्या लगता है ये भारतीय राजनीति का चेहरा मोहरा कितना बदल पाएंगे? जो राजनीति में आ रहा है उसका एक ही एजेंडा हो जाता है, अपने बेटे को या बेटी को ये विरासत सौंपना। देश का जो सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है गांधी परिवार, वो अपने पुत्र के लिए तो तमाम कांग्रेसी लामबंद है। माँ कोशिश कर रही है, बहन कोशिश कर रही है, लेकिन अगर जगन मोहन रेड्डी अपने पिता की विरासत को आगे ले जाना चाहते हैं तो उन पे सीबीआई इंक्वायरी बिठा दी जाती है। दोनों में ही जो टैलेंट दिखाना है उन्होंने, वो पॉलिटिक्स में ही दिखाना है, एक ही एरिना है। और उसमें राहुल गांधी के सामने कांग्रेस नहीं चाहती है कि उन्हीं के एक कंटेम्प्रेरी एक उनका काउंटर पार्ट खड़ा हो जाए। तो जगन, जो कि उनमें भी एक करिश्मा है और राहुल में भी एक करिश्मा है, तो दोनों ही अपने करिश्मा को किस तरीके से वोट बैंक में डाल पाते हैं, इसी की एक लड़ाई चल रही है। चलिए, हमारी विशेषज्ञ गीता जी मानती हैं कि राहुल में बहुत करिश्मा भी बाकी है। गीता जी के साथ हमारी बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज के एपिसोड में हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। जब मौसम चुनावों का हो तो वाकई बहुत बल खाती है खबरें। पर्दे के पीछे की ऐसी ही खबरों पर हम नजर डालते हैं चुनावी चटपट में। औद्योगिक घराने के सर्वेसर्वा और उनकी धर्मपत्नी से अन्ना की सहयोगी किरण बेदी की निजी ताल्लुकात हैं। दिल्ली की गद्दी पर चाहे इस दफे जिस राजनीतिक दल का कब्जा हो, रिश्तेदारों की तो पौ बारह रहेगी ही। सत्ता के गलियारों में रिश्तेदारों की फौज बड़ी होती जा रही है, उनके बड़े होते मंसूबों की तरह। भारतीय राजनीति में वंशवाद के बढ़ते चलन को केंद्र में रखकर तैयार की है हमने आज की खास स्टोरी। राजनीति में वंशवाद यानी राज करेंगे रिश्तेदार। वंशवाद की बेल राजनीति से इस कदर लिपटी हुई है कि इससे छुटकारा पाना आसान नहीं दिखता। इस पर अपनी एक्सपर्ट राय देंगे इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप कौशल और वरिष्ठ पत्रकार और चुनाव विशेषज्ञ हरिमोहन मिश्र। न्यूज़ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की मैनेजिंग एडिटर गीता सिंह इस पूरी बातचीत के क्रम में हमारे साथ बनी रहेंगी। प्रोग्राम के आखिर में हम पेश करेंगे एक नए सियासी जुमले की वानगी पर अपनी बात कहने वाले लठमार ताऊ को। जमाना घना बदल गया है, अरे पगड़ी का नहीं, जमाना तो टोपी का है। लेकिन सबसे पहले पेश है चुनावी चटपट यानी खबरों के प्रस्फुटन की वो आहटें जो अभी नेपथ्य में कुलबुला रही हैं। आम आदमी पार्टी में रोज बड़े नामधारियों का शामिल होना और मीडिया की सुर्खियां बटोरना भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को बहुत परेशान कर रखा है। सो उन्होंने देश के सबसे बड़े अपने मित्र उद्योगपति से मदद मांगी और कहा कि वे चाहते हैं कि अन्ना आंदोलन से जुड़े लोग भाजपा ज्वाइन करें, जिससे देश की जनता में एक मैसेज जाए। इस औद्योगिक घराने के सर्वेसर्वा और उनकी धर्मपत्नी से अन्ना की सहयोगी किरण बेदी की निजी ताल्लुकात हैं। सूत्र बताते हैं कि इन उद्योगपति की पेज 3 धर्मपत्नी के स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किरण बेदी शामिल हैं और इसके एवज में उन्हें सालाना कोई 24 लाख रुपयों का मानदेय मिलता है। समझा जाता है कि इस उद्योगपति के कहने पर ही अब
किरण बेदी ने नमो का गुणगान करना शुरू कर दिया है। आने वाले चुनाव में किरण बेदी दिल्ली की किसी संसदीय सीट से भाजपा की प्रत्याशी हो सकती हैं। गीता जी, एक सवाल आपसे था कि आज जो युवा वर्ग इतनी बड़ी तादाद में वोट डालने जा रहा है, तकरीबन 40 करोड़ युवा मतदाता, तो ये वंशवाद की जो परंपरा है उसको कितना स्वीकार कर पा रहा है? पॉलिटिक्स में कौन जा रहा है, टिकट किसे मिल रही है, सबसे ज्यादा अगर देखेंगे तो नेता अपने बेटे बेटियों या रिश्तेदारों को ही देते हैं, तो दूसरे यूथ के लिए तो जगह ही नहीं रहती। चलिए, गीता जी कहती हैं, हमारे एक्सपर्ट, कि वंशवाद की जो बेलें हैं, जड़ें हैं, काफ़ी गहरी हैं भारतीय राजनीति में। हम उनसे बातचीत का क्रम आगे भी जारी रखेंगे, पर यह वक्त है हमारी आज की खास रिपोर्ट, यानी राज करेंगे रिश्तेदार दिखाने का। – 2014 में सरकार कांग्रेस की बने या बीजेपी की, तीसरे मोर्चे की या फिर किसी तीसरे विकल्प का दिल्ली पर कब्जा होगा। सरकार किसी गठबंधन या पार्टी की बने, लेकिन इतना तय है कि सत्ता पर रिश्तेदारों का ही कब्जा होगा। भाई भतीजावाद और वंशवाद के खिलाफ मुहिम एक तरफ जारी रहती है, दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में रिश्तेदारों की फौज बड़ी होती जाती है। वंशवाद की बेल राजनीति से इस कदर लिपटी हुई है कि इससे छुटकारा पाना आसान नहीं दिखता। हर वर्ग अपनी हिस्सेदारी चाहता है। अब बड़े बड़े स्थापित दल, अब आप देखिए कि कितने नए नेताओं को सामने ला रहे हैं। अगर लाया जा रहा है तो बड़े बड़े नेताओं के बेटे बेटियों को आगे लाया जा रहा है। जितनी तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनमें भी जो एक तरह की परिवार का वर्चस्व हो गया है, उसके खिलाफ ये वोट इस बार होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अब लाइनेज केवल आप नेहरू गांधी परिवार से ही नहीं जोड़ के देख सकते। आज हर एक दूसरे पॉलिटिशियन का बेटा या बेटी खुद को एक पॉलिटिशियन के तौर पे ही देख रहा है। सच दिखाने की जिद जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। बड़ा प्रश्न चिन्ह है आम आदमी पार्टी का उदय वंशवाद पर। करेगा इंडिया, करेगा इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 2014 के चुनावी जंग को एक नए नजरिए से देखने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में, यानी जिद सच दिखाने की। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे वंशवाद की राजनीति पर हमारा खास पैकेज, राज करेंगे रिश्तेदार। आइए उसी सफर को आगे बढ़ाते हैं। वंशवाद के सबसे बड़े प्रतीक माने जा रहे राहुल गांधी भी इसके खिलाफ बोल चुके हैं, लेकिन टिकट बंटवारे से लेकर पार्टी के पदों पर नाम तय करते वक्त वो अपनी बातें ही भूल जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ दें तो मुख्यधारा की पार्टियों में वंशवाद की जड़ें काफी गहरी हैं। नेहरू गांधी परिवार, ठाकरे परिवार, करुणानिधि परिवार, बादल परिवार, देवीलाल परिवार, मुलायम सिंह यादव जैसे कई परिवार हैं जिनकी एक से अधिक पीढ़ियां राजनीति में हैं। उनके लिए राजनीति पारिवारिक पेशा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है। 2014 में इन राजनीतिक परिवारों के लगभग 28 बेटे बेटियां अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी में हैं। भाजपा के अध्यक्ष राजनाथ सिंह के बड़े बेटे पंकज सिंह अरसे से एक माकूल सीट तलाश रहे हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव भी फिरोजाबाद से चुनाव लड़कर राजनीति में विधिवत एंट्री करने वाले हैं। यूपी से ही बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बेटे अफजल सिद्दीकी फतेहाबाद फतह करने की तैयारी में हैं। इस बार मेरे ख्याल से ऐसा पहला चुनाव होगा जहां 28 ऐसे बेटे बेटियां हैं राजनीतिज्ञों के जो अपनी किस्मत चुनावों के जरिए आजमाएंगे। चाहे वो विदेश से पढ़ के आए हों, चाहे वो कहीं से भी पढ़ाई की हो, लेकिन उनका एक ही मोटो हो जाता है कि उन्हें पॉलिटिक्स करनी है। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी अब राजनीति में एंट्री ले रहे हैं। इससे पहले चिराग बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे, लेकिन वहां मायूस होने पर उन्होंने पिता के पेशे को ही अपनाना बेहतर समझा। वे कई महीनों से बिहार में युद्ध स्तर पर अपने लिए माहौल बनाने में जुटे हैं। लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी भी इस बार चुनावी महासमर में कूद सकते हैं।
अपने पिता की लालटेन छाप पार्टी को मॉडर्न बनाने के लिए तेजस्वी ने क्रिकेटर बनने के सपने को तिलांजलि दे दी। पूरब की ओर बढ़ें तो असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के सुपुत्र गौरव कालीबोर सीट से किस्मत आजमा सकते हैं। फिलहाल ये सीट उनके चाचा दीप गोगोई के पास है। उत्तर में आइए तो कश्मीर के कांग्रेसी नेता सैफुद्दीन सोज के बेटे सलमान सोज भी अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने 18 वर्ष अमेरिका में रहने के बाद स्वदेश लौट आए हैं। हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला के पौत्र और अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला भी 25 वर्ष पूरे करते ही लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने को आतुर हैं। दक्षिण में तेलंगाना आंदोलन से अपनी पहचान बनाने वाले टीआरएस के प्रमुख चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी विदेश में पढ़ाई पूरी करके चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश भी अमेरिका के पिट्सबर्ग में पढ़ाई पूरी करके राजनीति में कूद पड़े हैं और इस बार महू से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करके राजनीति में शुरुआत कर चुके हैं। सपा में निश्चित रूप से उनके भाई भतीजे, मुलायम सिंह के बेटे भतीजे सब तमाम रहेंगे, लेकिन उसमें भी इस बार अंकुश लगने की संभावना है। नई गठित हुई आम आदमी पार्टी बेशक वंशवाद और राजनीति की इस दुकानदारी को बड़ा मुद्दा बनाना चाह रही है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पौत्र आदर्श शास्त्री विदेश में अपनी नौकरी छोड़कर उसमें शामिल हो गए हैं। इन चेहरों के अलावा कांग्रेस और भाजपा में ऐसे कई चेहरे हैं जो राजनीति की पहली पारी हार गए हैं, लेकिन वो एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। इसमें भाजपा के रमापति राम त्रिपाठी के बेटे शरद त्रिपाठी, पूर्व भाजपा मंत्री ओम प्रकाश सिंह के बेटे अनुराग सिंह। आप पार्टी के मेरे हिसाब से जो उसके इतनी तेजी से फ्लरिश करने का या उभरने का या फिर चुनाव जीतने का जो एक सबसे बड़ा कारण जो रहा है वो ये है कि उन्होंने एक मैसेज दिया है, और वो ये मैसेज दिया है कि वी डोंट वांट टू रूल यू, वी वांट टू रूल विद यू। महाराष्ट्र में शरद पवार के परिवार का बोलबाला है। बाला साहेब ठाकरे का परिवार चुनाव मैदान में तो नहीं उतरता, लेकिन सत्ता की राजनीति के कई सारे सूत्र राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के हाथों में हैं। तो अच्छे लोग हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। वंशवाद पे नहीं, उस बंदे की काबिलियत पे उनको नेता बनना चाहिए। परिवार की राजनीतिक विरासत सत्ता तक पहुंचने का सबसे आसान जरिया है, इसलिए तमाम हमलों और विरोध के बावजूद वंशवाद की बेल लगातार फैलती ही जा रही है। यह था हमारा खास पैकेज, राज करेंगे रिश्तेदार। आइए सीधे चलते हैं हमारे एक्सपर्ट गीता सिंह के पास और उनसे पूछते हैं कि हमारे देश में वंशवाद क्या कुछ खास परिवारों तक ही सीमित है या इसकी जड़ें कहीं गहरी गई हैं? कुछ खास परिवारों तक अब सीमित नहीं रहा और इसकी जड़ें अब इतनी गहरी हो गई हैं कि अब ये कुकुर मुत्ते की तरह आपको हर जगह दिखेगा। कॉर्पोरेट की तर्ज पर राजनीति हो रही है, तो आपको लगता है ये सबसे बड़ा दोषी है ऐसे परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए? आज वो नेता हमें नहीं दिखते हैं कि जो राजनीति में वाकई एक मोटिव लेके आते थे, एक मोटो था सबका कि कुछ हमें करना है, देश के लिए करना है या आम लोगों के लिए करना है, तो वो मोटो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। अपनी विरासत अपने पुत्र पुत्री पति पत्नी किसी को सौंपना चाहता है तो इसमें कोई गलती नहीं है। उसे विरासत ही सौंपनी है तो उसे बिजनेस करना चाहिए। मुलायम सिंह यादव के बेटे जब सीएम बने तो सबको लगा यंग है, कुछ अलग करेंगे, लेकिन वो भी कुछ अलग नहीं कर रहे। वो जिस तरह से उनके पिता आगे जा रहे हैं उसी राह पे आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे ये एक बात तो समझ आ गई कि इस परिवार के, राजनीतिक परिवार के लोग कभी देश का इतना भला नहीं कर सकते। हमारे एक्सपर्ट कहते हैं कि जो राजनीतिक परिवार के लोग हैं देश की भलाई के लिए उतने चिंतित नहीं हैं। हम गीता सिंह जी के साथ अपनी बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, पर फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी वोट करेगा इंडिया में। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। आजकल की सासें अपनी बहुओं को ताना देती है कि बेटी केजरीवाल से कुछ सीखो। करेगा इंडिया, करेगा इंडिया। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है 2014 के चुनावी महासमर को एक नए नजरिए से देखने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में। आज के एपिसोड में हम अपने एक्सपर्ट न्यूज़ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मैनेजिंग एडिटर गीता सिंह से ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वंशवाद की राजनीति
आज के संदर्भ में कितनी प्रासंगिक रह गई है। गीता जी, आपने देश में स्वीकार्यता की बात की, विदेशों में क्या परंपरा रही, अन्य देशों में ऐसी राजनीति की कितनी अवधारणा विकसित हुई है? ये हमारे देश में तो 1947 से आई, लेकिन बाकी देशों को भी अगर हम देखें तो ये परंपरा हर जगह पे मौजूद है। कुछ जगह बहुत ज़्यादा ये फैल गई है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया के जितने देश हैं उसमें ही इसका सबसे ज़्यादा फैली है, जिसमें इंडिया तो है ही है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है जो इसका दंश झेल रहे हैं। उसके अलावा फिलीपींस है जो एकदम आज वो इस जगह पे इसलिए पहुंचा है क्योंकि वहाँ पर भी यही पॉलिटिकल जो लाइनेज आ रहा है फैमिलीज़ का, वही उसका कारण है। लेकिन अगर हम एक डेवलप कंट्रीज़ में भी देखें तो अमेरिका इसका हमारे सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वहाँ पे कैनेडीज़ फैमिली के अलावा बुश के बाद अल्गोर की फैमिली, फिर अब क्लिंटन्स की फैमिली में भी उनकी बेटी भी आ रही है पॉलिटिक्स में। तो कहीं ना कहीं ये जो वहाँ पर भी लोग इससे चाहें ना चाहें, लेकिन ये वहाँ पर भी अपने पैर पूरी तरह से पसार चुकी है। और जापान जैसा देश जहाँ सोशलिस्ट है, सोशलिज्म की बात होती है, वहाँ पर भी इसके अपनी एक पहचान है। गीता जी, कुछ ऐसे भी राजनीतिक दल हैं जहां यह परंपरा बहुत कम देखी जा रही है, मसलन कम्युनिस्ट पार्टियों की अगर बात करें हम तो। कम्युनिस्ट पार्टियों में अगर हम देखें तो परंपरा कम है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ परंपरा नहीं है। संसद में आज जो 29% ऐसे हैं एमपीज़ लोकसभा में जो कहीं ना कहीं हेरिडिटीज़ को बिलोंग करते हैं, राजनीतिक परिवारों से आए हैं। पर इसमें टीडीपी जो है ममता की पार्टी और एक जयललिता की पार्टी है जिसका एक भी व्यक्ति नहीं है जो इस तरह से आया है। नवीन पटनायक भी सिंगल हैं पर अपनी पिता की विरासत को लेकर राजनीति में आए हैं। चलिए, हमारी एक्सपर्ट गीता सिंह जी बहुत आशान्वित हैं कि कुछ पार्टियां अभी भी ज़रूर हैं यहाँ पर जो इस परंपरा से बचा कर चल रही हैं। ये डर है कहीं तुम किसी जिंदा मुर्दे पर पाँव न रख दो कि एक मरता है और दो पैदा होते हैं रोज़ उस गली में। तुम्हारी बात कुछ और है, तुम्हारे मुंह में चांदी की चम्मच है। वंशवाद भारतीय राजनीति के लिए न तो नया है न ही अछूता। इसके प्रस्फुटन की रफ्तार शिखर की धार से कम नहीं हुई है। जाने अनजाने हमने भी राज कर रहे रिश्तेदारों की परिपाटी को कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया है। अब प्रोग्राम के आखिर में वक्त है ताऊ को पेश करने का, जो अपने नए सियासी जुमलों से कुछ नया कहने का मादा रखते हैं। अरे राम राम भाई, राम राम। मारा नाम है ताऊ फुका राम और प्यार ते मने लोग कमे हैं ताऊ लठमार। अरे लठमार भाई, लठमार। बताओ भाई, सच बोलना के लठमार होवे से? अरे मैं तो कहूं लोग ने सच ते मुंह ना ढापना चाहिए। सच तो सच होवे। एक बार छोरा बोलिया, ताऊ ही जमाना घना बदल गया से। अरे पगड़ी का नहीं, जमाना तो टोपी का से। अरे यूं कह के छोरे ने मारे दिमाग का दही बढ़ा दिया। अगल बगल देखा तो छोरे की बात में मने दम लग गया। अरे जिससे देखो सब अपनी अपनी टोपी दूसरे को पहनाने में लगे से। टोपी ज्यादा से और पहनने वाले कम, सो मारा मारी मची से। इब देखो कांग्रेस की किस्मत, एंड टाइम में बापू की टोपी गुम हो गई। वो टोपी अन्ना को मिल गई। टोपी की तो धूम मच गई, लेकिन अन्ना अनशन करते रह गए और भाई लोग उनकी टोपी लेकर उड़ गए। अन्ना की खास टोपी आम बन गई। टोपी से दिल्ली का दंगल पूरी तरह जीत नहीं पाए तो रातों रात कांग्रेस की टोपी से टोपी मिला ली। अरे सुना है एक कांग्रेसी छोरा आजकल बापू की पुरानी टोपी खोजन में लाग रखा से कि पता उसे भी कोई टोपी मिल जाए। एक मजेदार बात आपने और बताऊं, आजकल की सासें अपनी बहुओं को ताना देती है कि बेटी केजरीवाल से कुछ सीखो, बगैर सर पर पल्लू लिए घर से बाहर नहीं निकलता। आज बस इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमें आपके सुझावों का हर पल इंतजार रहेगा। आपसे फिर होगी मुलाकात कल इसी समय, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में, सच दिखाने की इसी जिद के साथ।
तब तक के लिए मैं त्रिदीप ब्राह्मण अपने साथी एक्सपर्ट गीता सिंह के साथ आपको कहना चाहता हूं अलविदा। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट। कोई पत्ता नहीं हिलता तेरी मर्जी के बिना, कोई चिड़िया नहीं गिरती जो तेरा हुक्म ना हो। तेरे माथे पे लगे ताज में देख एक मक्खी है, बड़ी देर से कांटों में फंसी है, भिन भिनाती है मेरे जख्मों पे, अपनी उंगली से उठाकर इसे आज़ाद कर दे।